एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका एटॉमिक का लेक्चर डिस्कस करेंगे। मे बी ये 7 और 8 लेक्चर है, जिसके अंदर हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो टॉपिक है, आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच गए। पहले थोड़ा सा, अगर आप ये लेक्चर किसी के लिए नया है तो पहले बता रहे हैं, लेक्चर की सीरीज आपकी जो ख़त्म हुई थी लास्ट टाइम, जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो थे आपके, पहले हमने स्टडी किया था बोर मॉडल, उसके बाद समरफेल्ड, और जो ये समरफेल्ड है उसके अंदर हमने करेक्शन भी करी थी, लेकिन करेक्शन करने के बाद भी ये जो लॉ है वो आपका फेल हो गया था। और इसके अकॉर्डिंग था क्या कि जो भी आपकी लाइन्स थी, यानी कि जो स्पेक्ट्रा था लाइन का, वो आपको 3 लाइन ऑब्जर्व हो रही थी एच अल्फा लाइन के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी? 5। तो वहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो है ना टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम एक नए तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे फाइन स्ट्रक्चर को। ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपका फाइन स्ट्रक्चर को। अब आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है? तो बिल्कुल नए तरीके से अब तक जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, बट एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने जो भी क्वांटम में एंटर करना पड़ेगा। क्वांटम से आप फैमिलियर हो क्योंकि 6th सेमेस्टर में एंटर कर चुके हो, तो 5th में आप क्वांटम को पढ़ चुके हो। तो हम सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम थ्योरी को लेके, तो ये तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अब हमें किसको फॉलो करते हुए फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है क्वांटम थ्योरी को लेते हुए। जो भी समरफील्ड की थी वो गलती क्या थी, जो भी उसने करेक्शन करने के बाद भी वो जो क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो क्लासिकल का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अब हम किसका यूज़ करेंगे? क्वांटम का यूज़ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। वन मोर थिंग आपके लिए कि हो सकता है कि आपके जो टॉपिक हैं, मतलब यहाँ जो लेक्चर सीरीज चली हुई है वो आपकी जो किताब है उसके अकॉर्डिंग मैच ना हो। टॉपिक्स की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन टॉपिक होगा जरूर, चाहे वो आगे है चाहे पीछे है। मे बी मेरे लेक्चर से वो मैच ना करे आपकी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने टॉपिक ये स्टार्ट कराया है ताकि आगे का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर आपकी और एक मेन बात ये है कि सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी मॉडल आपके फेल हो चुके हैं, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम आपको बताया जाएगा, उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन स्पिन। यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक फैक्टर होता है स्पिन। ये वाला कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें चाहे वो आपका, चलो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब भी उसकी इम्पोर्टेंस आएगी, और अगर हम फाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी उसकी इम्पोर्टेंस आएगी। उन्होंने जस्ट बताया था ये, मतलब जस्ट उसके पास ये नहीं था कि कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, बट बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुई है। पहले कॉन्सेप्ट आया है, मतलब पहले जस्ट आपको बताया गया है कि है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पास है ना एक फैक्टर होता है स्पिन, और जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? हाफ होती है। ये पहले बताया है उन्होंने, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना वो हाफ होती है। लेकिन उस बात को 2 मिनट के लिए साइड में रख के हम क्या सोचना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हाफ ले लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे स्पेक्ट्रा हैं या जितने भी टॉपिक में हमें करेक्शन करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था वो भी एक्सप्लेन हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही है। दैट्स वाई हम क्या कंसिडर करके चलना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। लेकिन इस टॉपिक में नहीं, इस टॉपिक में हम क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, उससे पहले आप डायपोल मूवमेंट से फैमिलियर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ रखा है तो जिसके अंदर आपका माइनस प्लस की चार्ज जो होते हैं उनके बीच की सेपरेशन 2a अगर है तो वहाँ पर आप बोलते हो कि ये क्या है? आपका डायपोल है। लेकिन हम मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? वो आप जो है ईडी में पढ़ चुके होंगे। ईडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है आपकी,
या फिर ईडी में भी नहीं पढ़ा है तो आपको 12th क्लास की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट तो याद होगी, जिसमें हम क्या कहते थे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है तो वो है ना एक करंट लूप की तरह काम करता है। ठीक है, जहाँ पर आप एक टर्म डिफाइन करते हो जिसका नाम होता है मोमेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको आपने म्यू से डिनोट किया था और जिसको आप ये कहते थे कि आई अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक करंट लूप होगा। तो वहाँ पर आपने बोला था कि एरिया कितना है, यानी कि करंट इनटू में एरिया आपको क्या देता है, मूवमेंट देता है। ठीक है, बट ये हम यहाँ पर ऐसे इजीली नहीं मान लेंगे कि कैसे इसने ये कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आपने कैसे बोल दिया कि जो करंट ये जो लूप है वो एक करंट लूप को आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम थोड़ा सा गलत सा लग रहा है तो इसको ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका ये वेलोसिटी का फैक्टर है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ये। ठीक है, आपको यहाँ पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो तो ओब्वियसली आपको लगानी आती होगी कि अगर हम कर्ल करते हैं मूवमेंट की डायरेक्शन में तो ये जो थंब है वो आपको क्या देता है, मूवमेंट की डायरेक्शन को देता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वांटम थ्योरी यूज़ करेंगे हम, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर और यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, n=1। ओके, अब ये टॉपिक करने के लिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, अल्टीमेटली टारगेट क्या है हमारा, मूवमेंट को निकालना। एक्चुअली सिर्फ मूवमेंट तो सिर्फ टॉपिक का नाम है, एक्चुअल में तो हम कुछ और ही, जो रिजल्ट आएगा हम कहीं और ही पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हमारा काम क्या है, मूवमेंट को निकालना, दैट इज म्यू। और यहाँ पर ये मोड क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, डायरेक्शन को भी हम बता देंगे, लेकिन डायरेक्शन हम जो भी हमारा राइट हैंड होता है, मतलब जो भी हाथ से जो भी रूल बना के लगाते हैं कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, जो डायरेक्शन है वो फील्ड की या मूवमेंट की अप होगी या डाउन होगी, वो हम राइट हैंड रूल से बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम किस में इंटरेस्टेड हैं, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड। देन ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, इसको आप बोलोगे मैग्नेटिक, इसको लिख लेंगे आप, ये क्या है आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और अगर आप ईडी की बात कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ चार्जेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टर्म होती है वो पी होती है, जो आपकी प्लस माइनस क्यू 2a से डिनोट करते हो आप। तो अगर किसी को नहीं भी ध्यान आ रहा है तो वो यहाँ से एक बार रिलेट करके चल पड़े इसको। अब ये जो है क्या है आपका I इंटू में ए। अब आप बोलोगे आपने तो डायरेक्टली लिख दिया कि जो मूवमेंट है वो आपका करंट लूप और एरिया हो गया। एरिया आपको दिखाई दे रहा है, कितना है इस लूप का एरिया, अगर ये रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर है। लेकिन सबसे पहले ये जो आपने ये ना हम अज्यूम करके चले हैं, तो आपको क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ करंट लूप जिसके अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले आप बताओ तो कि आपने कैसे लिया है इसको करंट लूप। जस्ट इतने से फैक्टर से हम ये नहीं बोल सकते कहीं पे भी कि अगर आपका चार्ज जो है वो मूव कर रहा है तो आपने क्या बोल दिया कि वो करंट का लूप है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी चार्जेस फ्लो करता है तो वहाँ पर अकमुलेशन नहीं होना चाहिए चार्जेस का, तब हम कह सकते हैं कि वो करंट का लूप है। अकमुलेशन कैसे, अब यहाँ आपने वैसे भी नोटेशन से ही खुद से ही शो किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी फैक्टर ये है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब तो क्या है, चार्जेस यहाँ पर आपने चार्जेस की अकमुलेशन को दिखा दिया, तो इसको तो आप नहीं बोल सकते कि ये करंट का लूप है। करंट तो बिल्कुल इतना फास्ट मूव करना चाहिए था तभी तो करंट लूप बोलोगे, यानी चार्जेस को इतना फास्ट मूव करना चाहिए था तभी हम इसको करंट लूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है, लेकिन अजूम उसने यही मतलब चल के किया है कि अजूम तो मैं यही करूँगा तभी हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन होगा। तो हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, स्पेशली यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर n=1 के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी आप वेलोसिटी आपको याद होगी, जो भी वेलोसिटी है ऑर्बिट की, सिर्फ फर्स्ट के लिए कंसिडर किया है मैंने, हायर के लिए नहीं किया है। तो वेलोसिटी की जो बात करते हो आप वो होती है आपकी 2.8 समथिंग,
10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो आप, जो वेलोसिटी का फैक्टर है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वो आपका कितना है 10⁻⁶ है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना फास्ट मूव कर रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर चार्जेस का अक्युमुलेशन हो भी गया ना तो भी आपको वो नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो अजम्पशन है वो आपकी सही हो सकती है, बट द कंडीशन इज कि n तो आपका 1 में ही होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही होना चाहिए, और वो इतना फास्ट मूव करना चाहिए कि वो आपको लगे, एक्चुअली फास्ट नहीं, मेरे को यहाँ पे वेरी फास्ट लिखना चाहिए कि आपको लगे कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक करंट लूप की तरह। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अगर हमने थोड़ा कंसीडर जो भी हमने किया है उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो अब तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने जो अज्यूम किया है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, करंट इनटू में एरिया, और करंट लूप क्यों है ये वो भी हमने बता दिया। तो इसका मतलब है कि जो आपका म्यू है और म्यू के सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है भाई, और डायरेक्शन बतानी है तो आप कैसे बताओगे, जो भी आपका करंट है उसकी डायरेक्शन में आप क्या करो, चार्ज की डायरेक्शन में अपनी जो भी आपका हैंड है इसके फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो अंगूठा है वो आपको क्या देगा, मूवमेंट की डायरेक्शन को देगा। तो करंट आपका पता है, एरिया क्या होता है आपका πr² होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में πr²। लेकिन यहाँ पर एक बार करंट को देखो कैसे लिखेगा, वो नॉर्मल नहीं लिख सकते आप। करंट एक्चुअल में क्या होता है आपका, चार्ज बाय में टाइम होता है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई बाय में टी लिखोगे। ई मतलब चार्ज, टी मतलब कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रहा है, और ये जो टी की वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है 2πr बाय में v, यानी कि सरकमफ्रेंस बाय में वेलोसिटी। कैसे लिखा है फॉर्मूला, बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्मूला है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी d बाय में टाइम, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था टाइम, तो d बटे में क्या हो गया v, नॉर्मल सी चीज़ थी। तो लिख लेंगे आप इसको, t की वैल्यू को ऊपर उठा के पुट कर दें, चार्ज की वैल्यू को पुट करना था, I की वैल्यू थी E बाई में T, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2πr। अब वैल्यू को ऊपर पुट कर सकते हो आप, यहाँ पर तो मैं रब करके कर रही हूँ, बट आप हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि यहाँ से मेरा ये मतलब है। अगर आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुक भी आपके लिए बेस्ट है। मोस्टली लेक्चर में मैं बोलती हूँ आपको ये बात, बट कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करो लेक्चर्स को देख के कि हम यहाँ पर क्या मतलब कि कॉन्सेप्चुअली या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, ये करंट की वैल्यू है, नीचे लिख देती हूँ। तो म्यू क्या आ गया आपका, म्यू जो वैल्यू है वो आ गई ई वी बाय में 2πr मल्टीप्लाई में πr²। पाई से पाई खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, तो आंसर क्या बच गया आपका ई वी बाय में आर, ठीक है। ये आपका क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये एक्चुअली इसका पूरा नाम हम बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो इसके बाद जब हम निकालेंगे इसकी जो डायरेक्शन है वो आप कैसे बताओगे, राइट हैंड रूल से बताओगे। अब इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, जब ये अगर आपने बोर मॉडल पढ़ा है, इसको एक बार अलग से लिख लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। म्यू पता है ना क्या है, ई वी बाई आर, ई वी आर बाई 2। तो एक बार के लिए म्यू को लिखो, म्यू क्या है आपका एम ई वी बाय में आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेना इसको। म्यू की डायरेक्शन को भी लिख देंगे कि राइट हैंड रूल से बता देंगे। इसके बाद है आपका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो आप यहाँ पर इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। ऑर्बिटल कैसे कि जिस भी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, मतलब n=1 में मूव कर रहा है, जब n=1 में वो मूव कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। क्या है वो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वो क्या होता है आपका सबको पता है, बोर मॉडल से आता है। इसका भी हम क्या लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। और जो L है वो क्या होता है आपका, जो टोटल L है वो होता है आपका mvr, ठीक है। तो आपको म्यू पता चल गया, L पता चल गया। इसको इक्वेशन नंबर
सेकंड कंसिडर करके चलेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या बनेगा आपका, देखो मैं इसलिए बोल रही थी कि कुछ और ही निकल के आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की जहाँ तक बात थी वो तो निकल गया, वो तो 2 ही स्टेप में निकल गया था, बट उसके बाद मैंने क्या बात की है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी बात करी है। ठीक है, दोनों की रेशियो ले लो और दोनों के मैग्नीट्यूड की रेशियो है, ध्यान रहे आपको। और एक और बात, जो भी आपकी डायरेक्शन है म्यू की और एल की, वो दोनों की अपोजिट होती है। ठीक है, अपोजिट कैसे होती है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा, एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, मतलब उल्टी होती है ना। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, पार्टिकल बोल सकते हो 2 मिनट के लिए, तो करंट क्या होगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी क्लियर हो भी जाएगा, 1 मिनट के लिए आप इसको देखें। दोनों को डिवाइड कर दूं मैं तो आंसर क्या होगा, E बाय में R, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है आपका। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, ये जो MVR डिवाइड करेंगे इससे, L नीचे है तो 1, यानी कि इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, MVR। अब ठीक है, V से V कट गया आपका, R से R कट गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या बच गई, म्यू L इक्वल टू E बाय में M। ये तो बात है आपके मैग्नीट्यूड की, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो ये चार्ज है, यहाँ पर हमने जो चार्ज लेके किसका चले हैं, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर इसीलिए हमारा किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और इसी को अगर हम मॉडिफाई फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे, जो म्यू एल है वो किसके बराबर आपका, माइनस के ई बाय में 2m, और ये एल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब तो ये है कि अगर आपने राइट हैंड रूल से म्यू की डायरेक्शन बताई भी होगी तो वो किसके अपोजिट है, एल के, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का। माइनस का साइन आपको क्या शो करता है कि जो डायरेक्शन आपकी म्यू एल की है, एल की डायरेक्शन उसकी क्या है, उल्टी है। तो इसीलिए आपका जब भी हम बनाते होते हैं तो इसके अंदर ऐसे बनाएंगे, अगर म्यू की डायरेक्शन इस तरीके से है तो जो एल की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। आई होप कि क्लियर है। तो ये आपकी म्यू और क्या है, एल के बीच में रिलेशन है, मतलब रिलेशन के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ से निकल के आती है वो क्या है आपकी, यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ये जो म्यू डिवाइडेड बाय में एल है, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम, और वो जो स्पेशल नाम है वो क्या है आपका, दोबारा से लिखेंगे इसको, म्यू बाय में एल माइनस के ई बाय में 2m। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, तो प्लीज़ इसको स्टार करके बनाएं। अब ये जो वैल्यू है ना म्यू बाय में एल, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है आपका गायरो मैग्नेटिक रेशियो। कई जो स्टूडेंट्स हैं उसको जी से रिलेट करके चलते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक जो जी है ना वो आप ये पढ़ते हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी उसको कंपेयर करके चलें। ये जो है वो इसको कई बार गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोल देते हैं या इसको जीरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोल सकते हैं, वो कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो। जीरो मैग्नेटिक रेशियो है ये आपकी म्यू बाय में एल, लेकिन एक जो जी है ना उसको आप क्या सोच के चलते हैं कि यही जीरो मैग्नेटिक रेशियो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीरो मैग्नेटिक रेशियो और जो जी है वो बहुत डिफरेंट है। ये जो जी है इसको बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर, लैंडे जी फैक्टर, जिसकी जो वैल्यू है वो एक फॉर्मूला से निकलती है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जो लैंडे जी फैक्टर और जीरो मैग्नेटिक रेशियो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन बचती है, आपको किताब के अंदर क्या मिलेगा, जब भी आप ये वैल्यू देख रहे हो तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि म्यू बाय में एल इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा GL और E बाय में 2m, और नीचे फिर से लिख देंगे कि जो GL की वैल्यू है वो 1 है,
ठीक है। अब ये जो Gl है वो क्या है, इसको बोल सकते हो आप लेंडे जी फैक्टर, और ये जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करोगे तो अलग होती है, अगर सिंपल प्रोटॉन की बात करोगे तो अलग होती है। ये ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि जब भी आगे आने वाले जो रिजल्ट हैं उनके साथ वो सिमिट्री रख सके। मतलब आगे कोई एक ऐसा फॉर्मूला आएगा कि अगर हम यहाँ पर ये Gl नहीं यूज़ करते हैं तो जो फॉर्मूला की सिमेट्री है या जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ी ये कह सकते हैं कि कमी है या फिर कंप्लीट नहीं है वो, तो फॉर्मूला की। और ये कैसे पता चला हमें कि Gl भी आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आया है। तो जो Gl है ना, ये आपकी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो कि क्या करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, आप यहाँ पर लिख देंगे इंट्रोड्यूस्ड to maintain, this quantity is introduced to maintain the symmetry of future formula। फ्यूचर फॉर्मूला इंग्लिश आप बना लेना, हिंदी में मैंने बता दिया है कि क्या किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। तो वैसे भी टॉपिक में जो भी मैंने बताया है मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि हमने करंट लूप को, जो करंट लूप है मतलब जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम करंट लूप क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमने उसको अज्यूम किया है, ऐसा ही क्यों अज्यूम किया है, जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद हम एक फैक्टर पे पहुंचे हैं दैट इज Gl। आगे जाके यहाँ पे जरूरी नहीं है कि Gl, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी अगर स्पिन को कंसिडर करोगे तो Gs। ठीक है, ओके देन आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। आगे जो लेक्चर होगा हमारा इससे नेक्स्ट, उसके अंदर ये जो टर्म है वो आपकी यूज़ होएगी। ठीक है, और पहले ही बता दिया मैंने, तो किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें आप, टॉपिक हर एक मिलेगा आपको इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, पढ़िए। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।